नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। महाकुंभ अपनी चरम पे पहुंच चुका है। शाही स्नान, अमृत स्नान काफ़ी 2 ही हुए हैं, अभी काफ़ी बाकी हैं। और ये अभी भी माना जा रहा है, जैसे कि आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे, कि 40 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है। हाँ, अगर हम रिलेटिवली देखें पिछले सालों की तुलना में, अगर देखें अर्धकुंभ से इससे संबंधित देखें 2019 में, उससे पहले अगर हम 12 साल पहले का महाकुंभ देखें तो हाँ, श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा है। पर जब भारत आज़ाद नहीं था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कार्य कर रहा था, तो 1883 में इंपीरियल गज़ेट की नाम की एक पब्लिशिंग आई थी और उसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि 1882 में 1882 में प्रयाग में जब महाकुंभ हुआ था, उसमें 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो महाकुंभ है, ये अभी से नहीं, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है। और इससे जुपिटर से संबंधित चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारी ये मान्यताएं हैं महाकुंभ मनाने की हर 12 साल में, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है और कैसे आईपीएल से भी अधिक, काफ़ी अधिक कमाई हो चुकी है और होने की उम्मीद है, और किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग मैनेजमेंट्स बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके यूपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं और बस जानना चाहते हैं महाकुंभ कितना ज़्यादा भव्य है और अगर आप देखें यूनिक है, उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके देखेंगे। देखिए, पहली बात तो मानिए कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे कहीं अधिक की कमाई हो रही। पूरी इकोनॉमी जो ड्राइव हो रही है, कैसे हो रही है, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, क्योंकि प्रश्न ज़रूर बनेंगे और आपको इससे आंसर ज़रूर आना चाहिए। इंटरव्यू में भी जब आप पहुँचेंगे, जो बच्चे मेंस लिखने वाले हैं 2024 का, और जो बच्चे इंटरव्यूज़ के लिए शेड्यूल होंगे, उनके लिए स्पेशली मैं बोलूँगी आप डेफिनेटली देखिए। और कल के दिन जब आपको इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे मेंस में, तो आप करने के काफ़ी काबिल हो जाएंगे ये क्लास लेके। तो महाकुंभ 2025 पर देख सकते हैं कि 7500 करोड़ का खर्च हो रहा है, 7500 करोड़ मतलब, और कमाई कितनी होनी है, 2 लाख करोड़ की कमाई की उम्मीद है। और पूरा गणित हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो डिवीज़न आया है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत से लोग आए हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों से भी लोग आए हैं। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स की जो विडो हैं, लॉरेन पावेल जॉब्स, जिनको हिंदू नेम हाल ही में कमला दिया गया है, उन्होंने भी कल्पवास करने का सोचा है। कल्पवास क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, इससे पहले मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। तो माना जा रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और लगातार ये उम्मीद बढ़ती चली जा रही है कि हो सकता है इससे अधिक का भी आंकड़ा हो, तो प्रबंधन उसी हिसाब से हुआ है। इसके अलावा 1882 में जो महाकुंभ हुआ था, इसमें माना जाता है इंपीरियल गज़ेट में ये इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई थी कि कितने श्रद्धालु आए थे। तब 10 लाख श्रद्धालु आए थे। तो ब्रिटिश के लिए भी बहुत अनोखी चीज़ थी। वैसे तो कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ मेला, जिसको हम नॉर्मली हर साल लगता है, पर 12 वर्ष में, हर 12 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो असल में बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति ग्रह, वो सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो उसी एक चक्कर के लगाने में बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कैसे जुड़ी हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जिस राशि में प्रवेश करता है उस राशि के अनुसार कुंभ लगता है हर क्षेत्र में। तो भारत में आप देखिए 4 क्षेत्रों में कुंभ लगता है। त्र्यंबक नासिक में लगता है, फिर उज्जैन में लगता है, प्रयागराज में लगता है और हरिद्वार में लगता है। और जो पूर्ण कुंभ मेला है, जिसको हम महाकुंभ कहते हैं, हर 12 साल में लगता है। तो ये आपको याद रखना है, हर 12 साल में लगता है। इसके अलावा अर्धकुंभ 6 साल में लगता है, और फिर उसके बाद महाकुंभ जो होता है ये हर 12 पूर्ण कुंभ मेले इसको बना के होता है। यानी कि 12 पूर्ण कुंभ जब लग जाता है तो 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। तो ये जो हमारा अभी का महाकुंभ लगा है 2025 का, इसने 12 पूर्ण कुंभ देख लिए हैं, उसके बाद जाके लगा है। तभी इसको माना जा रहा है कि 144 वर्ष में ये भव्य, बहुत बड़ी बात है। भव्य कुंभ इसीलिए हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। और माना जाता है कि बृहस्पति का अलाइनमेंट जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के साथ होता है, हमारी बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, और इसी तरह से ग्रहों के साथ भी हम जुड़े हैं। जब मून, सन और बृहस्पति ये तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं,
तब हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ज़्यादा संचालित होती हैं और इसी वजह से इस समय आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पीसफुल फील होता है। इस पर रिसर्च भी आई थी। तो यहाँ पे इसी वजह से इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मैच करने के लिए हम महाकुंभ मनाते हैं। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ समझिए ये कितने सदियों से हो रहा है और समझिए आज के समय में साइंस से पहले भी हो रहा था ये। तो कहीं ना कहीं हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, वो सत्य निकले कि हम पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं अपने ब्रह्मांड से। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके बारे में जानना। देखिए, पहली बात तो पवित्र स्नान के बारे में थोड़ी 2-3 चीज़ें आप जान लीजिए। पवित्र स्नान की बात करें और पर्व कैसे कैसे मनाया गया। पहला स्नान हुआ है पौष पूर्णिमा को, 13 जनवरी सोमवार को। फिर उसके बाद जो राजसी स्नान था, जिसमें बहुत सारे लोग आके नहा है, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का पर्व भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति में इसी समय से सूर्य देव को तिल चढ़ता है, अर्घ चढ़ता है और उसके बाद सूर्य उत्तरायण शुरू हो जाता है। यानी कि अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूवमेंट ऑफ द सन होता है, अपेरेंट मूवमेंट। हालांकि हमारी जो धरती, हमारी पृथ्वी है, यही सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके अलावा 29 जनवरी बुधवार को मौनी अमावस्या है। ये बहुत बड़ा स्नान है। मतलब इस स्नान में आप समझिए जिस प्रकार से प्रयागराज इस समय तैयार है, मैं तो खुद प्रयागराज ही हूँ, तो मैं जान सकती हूँ कि कितना भव्य कार्यक्रम हो रहा है और लगातार हम कुंभ में जिस प्रकार से भीड़ देख रहे हैं। मौनी अमावस्या को माना जा रहा है सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी। ये 29 जनवरी बुधवार पड़ रहा है उस दिन। फिर तीसरा जो राजसी स्नान होगा, पहला राजसी स्नान, दूसरा और तीसरा, तीनों राजसी स्नान है, एक के बाद एक आएंगे। तीसरा वाला 3 फरवरी, ये बसंत पंचमी का स्नान रहेगा। इसके बाद स्नान पर्व रहेगा 12 फरवरी बुधवार को, ये माघी पूर्णिमा का रहेगा। और जो आखिरी अंतिम स्नान पर्व होगा ये महाशिवरात्रि का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 स्नान है हमारे। इसमें से जो 3 स्नान हैं ये राजसी स्नान है, इसमें अखाड़े नहाते हैं। इसके बाद अखाड़े के साथ साथ श्रद्धालु भी नहाते हैं। अखाड़ों को ज़्यादा महत्व मिलता है। सबसे पहले डिसीजन पे उसी बेसिस पे लिया जाता है कौन सा अखाड़ा पहले नहाएगा, ठीक है। इसके बाद पहला स्नान तो वैसे श्रद्धालुओं ने 13 जनवरी को किया, पर ये 3 राजसी स्नान माने जाते हैं जो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अगर प्रयागराज जो आना चाहते हैं और जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लें। प्रबंधन आगे के समय में हो सकता है 12 साल के बाद फिर से आपको प्रबंधन में आना हो, तो किस प्रकार से आपको प्रबंधन करना है। तो देखिए, होटल, लॉन्च, धर्मशाला सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप विला में रहना चाहते हैं, टेंट सिटी में, टेंट का जो पूरा काम संभाला है वो लल्लू जी एंड सन्स ने संभाला है। इनको टेंट का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। 104 वर्ष से अधिक समय से ये टेंट बना रहे हैं और 10 लाख टेंट बन रहे हैं, बन चुके भी होंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए टेंट सिटी में विला भी आपको मिल जाएगा। प्रतिदिन का इसमें किराया 35,000 का है। इसके बाद महाराजा, तो उसमें 24,000 का प्रतिदिन किराया रहेगा और अगर सुपर डीलक्स लेते हैं तो 12,000 का किराया रहेगा। फिर उसके बाद डॉर्मेट्री भी है। अगर डॉर्म में रहना चाहते हैं तो 1500 रुपये प्रतिदिन के किराए से होगा। जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अगर स्टेशन जानना चाहते कौन कौन से स्टेशंस डेवलप किए गए हैं भीड़ को संभालने के लिए, तो फाफामऊ जंक्शन से लेके प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, झूसी, प्रयागराज का छ्यूकी, नैनी जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, फिर उसके बाद सूबेदारगंज, ये सारे अलग अलग स्टेशंस डेवलप किए गए हैं ताकि इन स्टेशन से जो भीड़ आए, भीड़ का ठीक से संचालन हो सके, साथ ही साथ भीड़ का प्रबंधन हो सके। इसके अलावा अगर बात करें, जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे हेल्पलाइन भी दी गई है। अगर कोई हेल्पलाइन का इस्तेमाल करना चाहे, कुछ नंबर्स है, सेव कर लीजिए। महाकुंभ मेला, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, 1920 हेल्पलाइन है। मेला में पुलिस से बात करना चाहते हैं तो 1944 है। फायर सर्विस लेना चाहते हैं क्योंकि अलग से जिला ही घोषित कर दिया गया है पूरे महाकुंभ वाले क्षेत्र को, तो ये सामान्य रूप से टेम्पररी एक क्षेत्र बनाया गया है, क्षेत्र वाला जिला जो बनाया गया है। इसी वजह से फायर सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस 102, 108 भी है। 1010 ये खाद्य एवं रसद हेल्पलाइन भी आपको दी गई है। तो ये सारे नंबर्स आपको सेव करने हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हमारा एक ऐप भी है जिसको कुंभ सहायक ऐप कहते हैं और ये बहुत सारी भाषाओं में है। आपको जिस भाषा में आपको मदद चाहिए उस भाषा में मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है ये, ठीक है। तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ये हेल्पलाइन ज़रूर सेव कर लीजिएगा। खोया पाया सहित जितनी भी आपको हेल्प चाहिए इस हेल्पलाइन से मिल जाएगी। ये आपको प्ले स्टोर पे और iOS पे मिल जाएगा। इसके अलावा कौन से घाट पे आपको स्नान करना है इसके बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। अगर बात करते हैं गंगा के घाट
घाट पर, गंगा के तट पर आपको स्नान करना है। सबसे अच्छा तो माना जाता है वैसे संगम जहाँ पे गंगा, यमुना और माइथोलॉजिकल सरस्वती नदी मिलती है। सरस्वती नदी माना जाता है नीचे से ज्वाइन करती है, और यही इनकी सक्सेसर कौन है, घाघरा हक्कर नदी। तो ये हकरा घग्गर नदी, और इसके बारे में हमारे पास अभी फिलहाल कोई एविडेंस नहीं है, बट बहुत मान्यताएं हैं कि सरस्वती नीचे से ज्वाइन करती हैं, और ये हिमालयी रिवर थी। तो दशाश्वमेध घाट है, अगर वहाँ नहाना है, ये आपका दशाश्वमेध घाट गंगा पर स्थित है। इसके अलावा किला घाट है, ये नया घाट डेवलप किया गया है, यमुना के तट पर है। सरस्वती घाट भी यमुना के तट पर है। इसके अलावा भी काफ़ी घाट है, बलुआ घाट है, काली घाटी घाट है, पर ये मुख्य घाट है। गंगा यमुना के लिए 2 घाट है, गंगा के लिए बस दशाश्वमेध घाट है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रमुख धर्म स्थल अगर बात करो तो त्रिवेणी संगम ही है। संगम गंगा और यमुना और माइथोलॉजिकल सरस्वती नदी जहाँ मिलती है। ये कुछ प्रशासनिक हेल्पलाइन के लिए QR कोड भी दिए गए हैं, यानी कि QR हेल्पलाइन जो कोड्स हैं ये अलग अलग कलर्स में हैं। ग्रीन अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी जाननी है, आपातकालीन के लिए लाल QR कोड दिया गया। होटल और भोजन के बारे में अगर जानना है तो नीला QR कोड है। इसके अलावा अगर बात करें 2013 की, इससे पहले जो कुंभ हुआ था 12 साल वाला, तो इसमें 6.35 लाख लोगों को नौकरी भी मिली थी, जिसमें आप होटल इंडस्ट्री में 2.5 लाख, सबसे अधिक इस समय होटल इंडस्ट्री, इस समय प्रयागराज में 20,000 से नीचे का कोई रूम वैसे भी नहीं मिल रहा है अगर आप नॉर्मल होटल्स में जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत कम सप्लाई है, तो उस हिसाब से मैच करने के लिए है। इसके अलावा एयरलाइंस एयरपोर्ट 1.5 लाख था। इको एंड मेडिकल टूरिज्म ये लगभग 50,000 था। इनफॉर्मल सेक्टर जो गिग वर्कर्स होते हैं, चंदन लगाने वाले जिनको हम पंडा कहते हैं, इन सब की जो इकोनॉमी होती है गिग वर्कर्स की इकोनॉमी, इनफॉर्मल है ये, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, चूड़ा वाले, ये सब, तो ये 55,000 इनको जॉब्स की संख्या मिली थी। टूर एंड ट्रैवल को 45,000 की मिली थी। इसके अलावा अगर बात करें इससे पहले का जो 2001 का कुंभ हुआ था, अब ये जो हमारा महाकुंभ है इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सौजन्य से मनाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर के बनने के बाद ये पहला महाकुंभ है, तो वो स्पिरिचुअलिटी है लोगों में और जाग गई है। जैसे कि आपने देखा न्यू ईयर्स में, इनफैक्ट यू टॉक अबाउट काशी, यू टॉक अबाउट अयोध्या, मोस्ट ऑफ द पीपल यंगस्टर्स वर देयर। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप उसी परिदृश्य से देखेंगे तो 2001 की बात करें तो पहली बार कुंभ मेला क्षेत्र में लोग मोबाइल फ़ोन के साथ थे और साथ ही साथ दूर दराज बैठे अपने लोगों के साथ कुंभ के वाचिक पुण्य से जुड़ रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी वाला महाकुंभ था, और ये पर्यटन विभाग के साथ कुछ होटल टूर ट्रैवल एजेंसियों ने नई सुविधाओं की शुरुआत की थी। इसके अलावा पहली बार कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनाने के स्टॉल भी लगे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो टेक्नोलॉजी वहीं से आई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो पहला मॉडल था राम मंदिर का वो 2001 के कुंभ के दौरान ही रखा गया था, तो इसी वजह से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तब 12,000 करोड़ की कमाई हुई थी 2013 का जो कुंभ था, और इस साल माना जा रहा है कि 2 लाख करोड़ की कमाई होगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 3 संप्रदायों में बटे हैं, 13 प्रमुख अखाड़े 13 हैं और वो 3 प्रमुख संप्रदायों में बटे हुए हैं। यहाँ पे आप सन्यासी संप्रदाय की बात करें, सन्यासी में आह्वान, अंगी, निरंजनी अखाड़ा, पावेल जॉब्स जो है वो निरंजनी अखाड़ा से जुड़ी हुई हैं। आनंद, निर्वाणी, अटल अखाड़ा, ये सब सन्यासी हैं। फिर वैष्णव संप्रदाय दूसरे हैं, उदासीन संप्रदाय एक और है। इसके अलावा अलग अलग संप्रदाय अलग अलग रूप से वो अपने आप को पुट करते हैं कि कौन किसका प्रेसिडेंस पहले है, तो पहले, दूसरे, तीसरे इसी प्रेसिडेंस में आते हैं। सबसे बड़ा जूना अखाड़े ने 3 नवंबर को कुंभ के लिए अगर बात करें नगर प्रवेश कर लिया था, और इस दौरान अखाड़ों के महामंडलेश्वर जैसे ऊंचे ओहदे वाले संत भी आए थे, वो हेड होते हैं। अभी आपने हाल में ये भी देखा होगा कि अमेरिकी निवासी भी, अमेरिकन सिटीजन भी बने हैं महामंडलेश्वर, याद होगा अगर आपको। तो प्रयाग कुंभ के अखाड़ों को अलग अलग ज़मीन दी जाती है, और इस बार 18 और 19 सेक्टर 18 और 19 में अखाड़ों में बसने का प्लान था, इससे ज़्यादा ही हो गए इनफैक्ट। अखाड़ों का पहले राजसी स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन है, मतलब 14 जो बीत गई, और जो पहला हुआ था पौष पूर्णिमा वो राजसी नहीं था, पर पुण्य लोग तो कमाने गए थे। ठीक है, अगर बात करते हैं नगरी को, असल में एक अस्थायी नगरी के रूप में देखा जाता है महाकुंभ की नगरी को, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कुंभ से जुड़े वो हम जान लेते हैं। अगर बात करें आबादी के हिसाब से महाकुंभ को देख लीजिए, तो इस समय अगर 40 करोड़ लोग प्रस्तुत है महाकुंभ में, तो पहले भारत सबसे आबादी वाला देश है, दूसरा चीन, और तीसरा कुंभ नगरी अगर देश होता तो तीसरा नंबर पे होता,
फिर अमेरिका, पाकिस्तान और रूस, मतलब पाकिस्तान की जो आबादी है 24 करोड़ की, उससे ऑलमोस्ट जो दुगनी आबादी इस समय महाकुंभ में है। अमेरिका की आबादी से भी ज़्यादा है। रशिया की अगर आप 3 गुना कर दीजिए आबादी, तब जाके महाकुंभ वाला स्टेटस पहुंचेगा आबादी में। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम से 107 गुना बड़ा हो गया है कुंभ का एरिया। 25 सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम हेक्टेयर में अगर आप देखेंगे, इन सबसे बड़ा है, ये 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कुंभ में रोजाना चावल की खपत स्वर्ण मंदिर के लंगर से 110 गुनी ज्यादा है। अगर 2019 की बात करें तो प्रयागराज में 1100 कुंटल था और आटे की खपत 1600 कुंटल थी, और ये बढ़ती ही चली जाएगी। अमेरिका की तुलना में अगर आप देखें, पूरे अमेरिका को देख लो, यहाँ पे जिस प्रकार से प्रबंधन हुआ है टॉयलेट्स का, पूरे अमेरिका को आप ले लीजिए, उससे भी 300 गुना ज्यादा टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट हमने बनाए हैं महाकुंभ के लिए। प्रबंधन बहुत ज़्यादा ठीक है। इसके बाद राम मंदिर निर्माण से 3 गुना है कुंभ आयोजन का खर्चा। कुंभ में 6382 करोड़ माना जा रहा है, 7500 करोड़, वेरी क्लोज टू दैट, उसके हिसाब का खर्चा है। तो राम मंदिर से भी ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि राम मंदिर में बस 1800 करोड़ लगे थे, स्टैचू ऑफ यूनिटी में 3000 करोड़, तो पूरी इकोनॉमी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुंभ के दौरान प्रयागराज में सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है। 2025 में 40 करोड़, अगर 2021 की बात करें तो 91 लाख ही थे, पर इस समय सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से बहुत भव्य कुंभ मनाया जा रहा है। IPL से 10 गुना से अधिक कमाई हो रही है कुंभ में, ये कोई छोटी बात नहीं है। और किन किन के द्वारा कमाई होती है ये देखना जरूरी है। आवास और पर्यटन, ये गणित है हमारी, ठीक है। स्थानीय होटल से, गेस्ट हाउस से, अस्थायी आवास से 40,000 करोड़ रुपए का व्यापार उत्पन्न होने की उम्मीद है। लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। खाद्य एवं पेय पदार्थ, ये पैकेज्ड पदार्थ जैसे कि चिप्स, जो भी पैकेज्ड आता है ना, वो पदार्थ अगर आप देखोगे, बिस्किट, जूस, भोजन, ये 20,000 करोड़ का एक व्यापार करेगा। धार्मिक वस्तुएं और प्रसाद, तेल, दीपक, गंगा जल, मूर्तियां, अगरबत्ती, धार्मिक पुस्तकें, ये सारे 20,000 करोड़ की आय बनाएंगी। परिवहन और रसद के बारे में बात करें तो स्थानीय और अंतर्राज्यीय परिवहन, माल सेवाएं, ये सारी टैक्सियां 10,000 करोड़ का व्यापार उत्पन्न करेंगी। और इस प्रकार से इस साल का कुंभ बन गया महाकुंभ, बहुत ही भव्य। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप विजिट कर रहे हैं, आप समझ लीजिए इस समय हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारी, जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं प्रयागराज से हूँ, मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ पे महाकुंभ हो रहा है और इतना बड़ा प्रबंधन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। कैसे लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए, और जिनको भेज सकते हैं, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, उनको ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।